पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों पर बैन लगा दिया गया है। यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसकी कॉपी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा गया है कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, उन्हें 5 साल के लिए बैन किया जाता है। वजह क्या है? देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा रहे, आतंकी गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में इससे जुड़े हुए लोग लिप्त रहे हैं। और इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा है बाय बाय पीएफआई। पीएफआई की पाबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। गिरिराज सिंह वो शख्स हैं जो बार बार पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, अपील करते रहे हैं कि देश भर में पीएफआई पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाल के दिनों में आपने देखा, पहले 22 सितंबर को और फिर 27 सितंबर को देश भर में अलग अलग बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई और सैकड़ों की संख्या में इससे जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। ये छापेमारी एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई थी। गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसकी कॉपी आपके स्क्रीन पर है। यही वो कॉपी है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आपराधिक गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में पीएफआई से जुड़े हुए लोग लिप्त रहे हैं। यही वो आदेश है जिसमें लिखा गया है कि पीएफआई और इससे जुड़े हुए संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया जा रहा है। ये वो है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी वो गतिविधियां थी जिसके आधार पर जांच एजेंसियों को शक हुआ, फिर कैसे जांच एजेंसियों ने छापेमारी की, जांच एजेंसियों को छापेमारी में क्या मिला, और फिर जांच एजेंसियों ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की कि अब इस संगठन को बैन कर देना चाहिए। और जांच एजेंसियों की सिफारिश के आधार पर गृह मंत्रालय ने फैसला लिया। फैसला लेते हुए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। यह बैन 5 साल के लिए रहेगा। न सिर्फ पीएफआई पर बल्कि इससे जुड़े हुए संगठनों को भी बैन कर दिया गया है। पीएफआई बैन की वजह क्या है, वो आधार क्या बने जिसकी वजह से पीएफआई बैन हो गया? पहला बड़ा आधार देश की अखंडता, संप्रभुता और देश की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां करना, संविधान विरोधी गतिविधियों में फंड का इस्तेमाल करना, यह दूसरा बड़ा कारण बना। तीसरा बड़ा कारण क्या था? एक समुदाय को कट्टर बनाना, यह इस संगठन का गुप्त एजेंडा है। चौथा बड़ा कारण लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करना। पांचवा बड़ा कारण संवैधानिक ढांचे का अनादर करना। यह वो वजह है जिसकी वजह से पीएफआई बैन हुई। छठी वजह, पीएफआई काडर जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। 7वां बड़ा कारण दूसरे धर्म से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके सदस्यों की हत्या करना। 8वीं बड़ी वजह आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध। आप सोचिए, अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से पीएफआई का संबंध सामने आया है। 9वीं बड़ी वजह आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का आतंकी संगठन, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। जो सिमी भारत में बैन कर दिया गया, बैन संगठन सिमी से भी इसका संबंध। बताया जाता है कि सिमी के बैन होने के बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया था। तो ये वो 10 बड़ी वजह हैं गृह मंत्रालय के आदेश में जिनके आधार पर पीएफआई को बैन करने का फैसला लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार और गुजरात की सरकारों ने यह सिफारिश की थी केंद्र सरकार से कि पीएफआई पर कार्रवाई की जाए, इन्हें बैन कर दिया जाए। यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं जिनका जिक्र है इस आदेश में। तो एक बार फिर से इस बड़ी खबर को आसान शब्दों में समझ लीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन यानी कि पीएफआई, यह संगठन अब भारत में बैन कर दिया गया है। 5 साल के लिए बैन किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है। गृह मंत्रालय का यह आदेश है जिसमें बैन करने की बात की गई है। न सिर्फ पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुआ है, बल्कि पीएफआई से जुड़े हुए जो संगठन है वो भी बैन हो गए हैं। कौन से कानून के तहत कार्रवाई हुई है? तो इसे समझ लीजिए, यूएपीए कानून के तहत यह कार्रवाई हुई है। क्यों कार्रवाई हुई है? क्योंकि हिंसक गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा, आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोगों की हत्या में शामिल होना, देश में आतंक का माहौल बनाना, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करना, ये वो वजह है जिसकी वजह से पीएफआई पर यह कार्रवाई की गई। आदित्य, येशा और जितेंद्र, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। जितेंद्र, फिर से संक्षेप में समझ लेते हैं पीएफआई पर कार्रवाई के आदेश में क्या कहा गया है और ये जो आदेश जारी हुआ है इसके बाद अब कार्रवाई क्या होगी?
देखिए, पीएफआई पर लगातार आरोप लग रहे थे कि ये एक आतंकी संगठन है और ये लगातार देश के अंदर आतंक विरोधी अभियानों में जुड़ा हुआ है। कट्टर और हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी फौज ये खास तौर पर तैयार कर रहा है, जो कि आईएसआई, आईसिस और अलकायदा से बाद में जुड़ रहे हैं। अब आप सोचिए विशाल, जिस संगठन के ऊपर 700 से ज्यादा गंभीर मामले हों, जिनमें यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हों, जिसके 15 लोग आईसिस से जुड़े हुए सीधे तौर पर पाए गए हों, इस संगठन को बार बार बैन करने की मांग जो है वो लगातार उठ रही हो, उस संगठन को भारत सरकार ने बैन किया है। और ये कब बैन किया है? जब लगातार इसको बैन करने की मांग कर रही थी। एक के बाद एक देश के अंदर जो आतंकी घटनाएं हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आ रहा था। पीएफआई को कहा जाता है कि वो सिमी का ही बदला हुआ रूप है, क्योंकि जैसे ही सिमी बैन हुआ उसके बाद जितेंद्र, अब पीएफआई इससे का जुड़े गठन हो हुए गया। बयान सामने आने शुरू हो गए। मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार जरा बयान बता देते हैं। बीजेपी के महासचिव हैं अरुण सिंह। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी जिस तरह से कई जिलों में दंगा हुआ, उसी समय से हम तो कह रहे थे कि पीएफआई का इसमें हाथ था। यहां पर भी जब सिद्धारमैया की सरकार थी, यानी कि कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं, उस समय भी 23 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। देश को अखंड रखने के लिए इस पर यानी कि पीएफआई पर बैन जरूरी था। ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, इन्होंने ये बयान दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट, फिर बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह का बयान। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हुई थी, कई जिलों में दंगा हुआ था, हम तो उसी समय से कह रहे थे कि पीएफआई का इसमें हाथ है। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी जब सिद्धारमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। जितेंद्र, ऐसे मामले कई हैं जहां पर पीएफआई का नाम आया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी। पहले अरुण सिंह का बयान सुन लेते हैं, फिर जितेंद्र के पास चलते हैं। अरुण सिंह का बयान सुन लेते हैं। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। जितेंद्र, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ये कोई पहली घटना नहीं है और बाकायदा पूरी घटनाओं की लिस्ट है, गृह मंत्रालय के आदेश में इन घटनाओं का बाकायदा जिक्र किया गया है। वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है, उन्हीं में से कुछ घटनाओं का जिक्र यहां पर बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह भी कर रहे थे। जितेंद्र, देखिए विशाल, हमें ये बात समझना होगा कि जो पीएफआई को जो बैन करने की जो बात हो रही थी, उसमें जो सबसे बड़े आरोप उसके ऊपर लग रहे थे कि देश विरोधी घटनाओं में वो लगातार शामिल हो रहा था। बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता, आपको जितेंद्र राम कदम कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पीएफआई के ऊपर लगातार देश विरोधी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं और पीएफआई, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि सिमी का ही बदला रूप है, क्योंकि जो सिमी के जो फाउंडर मेंबर्स थे उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो पीएफआई के भी फाउंडर मेंबर थे। इसके अलावा सिमी में जो दूसरे पद पर रहे थे वो पीएफआई को में भी शामिल रहे थे। तो लेकिन पीएफआई ने अपने आप को इस तरह से जितेंद्र एक बार फिर से बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। केंद्र सरकार ने बैन का आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों पर बैन लगा दिया गया है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके ठिकानों पर 22 सितंबर और 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम शामिल थी और अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय के आदेश की कॉपी आपके सामने है, जिसमें यूएपीए के कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। हिंसक गतिविधियों में शामिल होना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश में आतंक का भय का माहौल फैलाना, ये सारे आरोप पीएफआई पर लगाए गए हैं।
ये सारी बातों का जिक्र गृह मंत्रालय के आदेश में है और इसी के आधार पर अब यह कार्रवाई की गई है। आदित्य मेरे सहयोगी जुड़ गए। आदित्य, 22 और 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, तभी संकेत मिल गया था कि कार्रवाई आगे चलकर और बड़ी होगी। जी बिल्कुल, अभी हमारे सहयोगी जितेंद्र जी कुछ चीजें बता रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें वाकई में बहुत तथ्यात्मक हैं। और आज किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी के बयानों से पहले आज शायद दक्षिण भारत के उन लोगों को, उन परिवारों के बयान जरूर सुनने चाहिए जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए। और कहीं ना कहीं जो इस रिपोर्ट में आया है कि कई संगठनों के लोग जो थे वो इनके टारगेट पे थे। उस समय लगातार दक्षिण भारत में हत्याएं हो रही थी और नृशंस हत्याएं हो रही थी। आज की तिथि में और जिस तरीके से रेड्स हुई उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, 22 सितंबर को 106 लोग गिरफ्तार होते हैं, उनकी जो एक हिस्ट्री आती है वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, जिस तरीके से प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से इनके संपर्क थे, जिस तरीके से इनको फंडिंग हो रही थी और वो भी हवाला के जरिए जो फंडिंग हो रही थी, वो एक बड़ा विषय था। एक जो कट्टर और हिंसक मुस्लिम थे उनको ये लोग इकट्ठा कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो चाहे स्लीपर सेल के रूप में हो या एक्टिव टेरर के रूप में उनका प्रयोग कर रहे थे। और बड़ा जो एक विषय था वो कहीं ना कहीं जो टारगेटेड लीडर्स थे, वो किसी भी संगठन के लीडर्स हो, उनको टारगेट करने का था। और जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंसाएं हुई, कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ भी उसमें था। सीए एनआरसी के समय भी जांच एजेंसियों को इस चीज की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो पीएफआई के माध्यम से हो रही है। बहुत सारी चीजें और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि वो कौन से आधार है, इसमें कुछ घटनाओं का जिक्र भी करना होगा ताकि लोग आसानी से समझ पाएं। पिछले दिनों जिस तरह से एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बहुत बड़ी फंडिंग इसके लिए भी जुटाई जाती है। दिल्ली में जब दंगा होता है, हिंसा का माहौल फैलाने की कोशिश की जाती है, कर्नाटक में, केरल में हिजाब बैन को लेकर ऐसी कई घटनाएं हैं पिछले वर्षों में जिसके आधार पर यह शक पुख्ता होता चला गया कि पीएफआई क्या कर रहा है। देखिए विशाल, ये जो लिस्ट है ये पूरी पीएफआई की लिस्ट है जो कि एजेंसीज ने तैयार की हुई थी, जिसके आधार पर पीएफआई को अब बैन किया गया है। इसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि किस तरह से 2010 के अंदर केरला पुलिस ने वेपन सीज किए थे जो कि लगातार तालिबान और अलकायदा के डॉक्यूमेंट इनके पास से मिले थे और बाकायदा पीएफआई जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा था और उनको ट्रेनिंग दे रहा था अपने कैडर को। इसके अलावा 2010 के अंदर ही टीएस जोसेफ जो है, जो कि प्रोफेसर जोसेफ थे, उनका हाथ काट दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक पेपर के अंदर कुछ सवाल पूछा था जो कि मुस्लिम युवकों को पसंद नहीं आया था और जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 2011 के अंदर भी 2 बच्चों को किडनैप कर लिया था ताकि वो फंडिंग जुटा सके। इसके अलावा सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बात करें तो पीएफआई की जो फेरिस्त है वो काफी लंबी है और लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे, चाहे वो नारद कैंप हो जहां पर वो लगातार रेडिकलाइज करने के लिए वो ट्रेनिंग दे रहे थे, या फिर उसके अलावा जो फंडिंग की बात हो, गल्फ कंट्री से फंडिंग आ रही है जिसका यहाँ पर आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो देश विरोधी जितने भी बातें हों, उन सब में कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आ रहा था। सिलसिलेवार ढंग से पीएफआई जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। 2-3 एग्जाम्पल मैं विशाल आपको देना चाहूंगा कि क्यों पीएफआई इतना खतरनाक है और क्यों इसको बैन करना बेहद जरूरी था। सिमी के बैन होने के बाद पीएफआई का गठन हुआ, लेकिन इसने अपने आप को एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर, एक अपने आप को फ्रंटल के तौर पर इसने अपने आप को तैयार किया। पीएफआई हमेशा ये कहता था कि वो सामाजिक उत्थान के लिए, खास तौर पर मुस्लिम युवकों के उत्थान के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन असल में वो हिंसक और कट्टर प्रवृत्ति के लोगों की एक फौज तैयार कर रहा था जो देश में और देश से बाहर जा करके आतंकियों के साथ मिलकर के आतंकी घटनाएं कर सके। एक जो सबसे बड़ी चीज थी जो पीएफआई जब भी करता था, किसी भी जो पब्लिक फंक्शन होता था, जब भी उसकी शुरुआत करता था तो वो ये कहता था कि हम संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन असल में वो संविधान को तोड़ने का ही काम कर रहे थे। इसके अलावा मैं अगर फंडिंग की बात करूं तो फंडिंग इस सिलसिलेवार ढंग से होती थी कि जो भी फंडिंग होती थी, जो भी रिसिप्ट होती थी, जिनके नाम से भी फंडिंग आती थी, वो सभी नाम हिंदू संगठन के लोगों के होते थे या फिर संस्कृत में लिखे हुए होते थे या फिर इस तरह से होते थे कि अगर आप सामान्य तौर पर उसकी जांच करेंगे तो आपको लगेगा किसी हिंदू संगठन की तरफ से वो पैसे दिए जा रहे हैं, हिंदू संगठन को पैसे दिए जा रहे हैं, हिंदू संस्कृत या किसी आरएसएस, बीजेपी या जो दूसरे जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से पैसे आ रहे हैं। कहीं से भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये कोई फंडिंग की जा रही है या किसी मुस्लिम संगठन को फंडिंग की जा रही है। इसके अलावा
जो ये लोग काम कर रहे थे उसके काफी सारे आतंकी संगठनों से तो इनका जुड़ाव था ही था। इसके अलावा इन्होंने अपनी खुफिया विंग तैयार कर रखी थी जो इस तरह के लोगों पर नजर रखती थी जिनको ये अपना टारगेट कर सके, और साथ ही जो एजेंसीज के जो लोग थे, जो कि जिसको हम कह सकते हैं खुफिया ब्यूरो के लोग थे या फिर लोकल पुलिस की जो इंटेलिजेंस होती है वो लोग थे, उनके ऊपर खास तौर पर नजर रखते थे। आप जब भी जो एजेंसीज होती है जब भी इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो वो इनके लिए अपना एक सबूत तैयार करती है, लेकिन जब एजेंसीज के लोग सबूत तैयार करने के लिए जाते थे उन लोगों पर नजर रखते थे और उनको इस तरह से टारगेट करते थे कि सामने वाला जो भी एजेंसी का व्यक्ति होता था वो फिर से वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यानी कि जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे उसको वो इस तरीके से तोड़ रहे थे कि कहीं से भी सबूत इकट्ठे ना हो पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के पीएफआई लगातार अपनी तैयारी कर रहा था और एक सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहा था। उसने अपनी प्रेजेंस इस तरीके से बढ़ा रखी थी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उन सबको अलग अलग रखा हुआ था, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से तैयार किया गया था कि अगर एक संगठन बैन होता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी गतिविधियां हैं जिसको लेकर के सरकार और एजेंसीज सबूत जुटा रही है, जिस तरह की गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा था, पीएफआई के काम करने का तरीका क्या था, अब तक क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, ये जितेंद्र ने हमें समझाया। मेरे सहयोगी आदित्य और येशा कोटक भी हमारे साथ बने रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। फौरन हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक लें। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।